नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। क्योंटी जलप्रपात से बरामद हुई युवक की लाश, परिजनों ने लगाया मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप। सीमेंट फैक्ट्री में 25 वर्षीय युवक की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से दर्दनाक मौत। गोविंदगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कच्ची शराब के 3 अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कई लीटर शराब की जब्त। और गणपत बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ विदा हुए गणपति। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद मिलादुन नबी पर्व। इन खबरों के साथ अन्य खबरें विस्तार से। गणपत बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी भगवान ने महाभारत कथा बोलना व लिखना प्रारंभ किया तो वेदव्यास जी जो श्लोक बोल रहे थे, गणेश जी उन्हें जल्दी जल्दी लिख रहे थे। वेदव्यास ने सोचा कि गणेश जी श्लोक को जल्दी जल्दी समझकर लिख रहे हैं। तब वेदव्यास ने कठिन श्लोक बोलना प्रारंभ किया जिन्हें गणेश जी को समझने में कुछ समय लगता था। फिर वो लिखते थे जिससे वेदव्यास जी को कुछ समय मिल जाता दूसरे श्लोक बोलने के लिए। महाभारत काव्य इतना बड़ा था कि महर्षि वेदव्यास और गणेश जी ने 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बिना रुके निरंतर लिखते रहे। 10वें दिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत कथा पूर्ण होने के बाद आंखें खोली तो गणेश जी के शरीर का ताप बहुत बढ़ चुका था। ये देख महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को गीली मिट्टी का लेप लगाया। लेप लगाने के बाद गणेश जी के शरीर का ताप कम नहीं हुआ तो उन्हें एक जल से भरे पात्र में बिठाया। तब श्री गणेश के शरीर का ताप कम हुआ। जिस दिन वेदव्यास जी गणेश जी को लेने गए थे उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और जिस दिन महाभारत कथा को पूर्ण किया उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। तब से हम भगवान श्री गणेश जी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक बिठाते हैं। इस बीच गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश को जल में प्रवाहित करते हैं। आज रीवा में श्री भगवान गणेश की प्रतिमाओं का पूरे धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस अवसर पर करहिया और बिछिया नदी में घाट बनाए गए थे जिसमें विशेष व्यवस्था की गई थी। दोपहर से ही श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाएं लिए विसर्जन स्थल पर पहुंचे और मूर्तियों का विसर्जन किया। इतने लोग नहीं है कि करके आइए। खड़े हो जाओ, भगवान जी के पास खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ भगवान। बहुत प्यारी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे सभी ने। प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। गणेश विसर्जन से परिवार के साथ ही आए हुए हैं और व्यवस्था देख के बड़ी अति प्रसन्नता हो रही है। कैसा लग रहा है 8 दिन तक पूजा किए? बहुत ही एक अजीब सी एक एनर्जी सी लग रही है और दुख भी बहुत हो रहा है। अभी इतने दिन तक साथ में रहे फिर उनको ऐसे विदा करने से दुख भी बहुत लग रहा है। शुभ नाम आपका? नूपुर पाठक। रोहित। घाट में तो जो सुरक्षा के दृष्टि के लिए हम लोगों ने बोरियों से कुंड बनाया है जिससे कुंड के अंदर ही लोग प्रवाहित करें मूर्तियाँ। और सुरक्षा के लिए हमारे होमगार्ड की पूरी टीम है, नगर निगम की पूरी टीम है, साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी टीम की अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और अभी तक लगभग 200 से 250 मूर्तियाँ छोटी बड़ी मिला के। प्लास्टिक को पर्यावरण को बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए? जो मूर्तियाँ छोटी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं वो पीओपी की नहीं है, मट्टी वाली बनाई गई है जिससे वो पानी में घुल भी जाए। और जो उसके साथ फूल माला आज लोग चढ़ाते हैं उनको वहाँ से निकाल के बाहर कुंड में रखा जाता है। और कहाँ ऐसी व्यवस्था ये तो ये आपका करहिया घाट हो गया, दूसरा बिछिया में छतुरिया घाट। विश्वकर्मा घाट में भी कहीं कुछ है? विश्वकर्मा घाट में भी बनाई गई? नहीं, अभी इस साल बंद है। अभी फिलहाल 2 ही अपने पॉइंट हैं, एक छतुरिया घाट और एक करहिया घाट। इसमें देखा जा रहा है पानी नहीं है। हाँ, पानी सुबह से पूरा पानी भरा था। 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद बंद कर दिया। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी पर्व।
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद मिलादुन्नबी पर्व तीसरे महीने में रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है, जो कि इस साल 28 सितंबर 2023 को मनाया गया। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये दिन अल्लाह के दूत कहे जाने वाले पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जन्मतिथि को मिलाद कहा जाता है, जो कि अरबी से लिया गया है और इसका हिंदी अर्थ जन्म से होता है। इस तरह से ईद मिलादुन्नबी पर्व का मतलब पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म से है। ईद मिलादुन्नबी या ईद मिलादुन्नबी मुसलमानों और इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए बेहद ख़ास दिन है। इस दिन को लोग खुशियों के साथ किसी उत्सव या जश्न की तरह मनाते हैं। कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के निर्माण और मार्गदर्शन में पैगंबर मोहम्मद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी मुबारक दिन में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को जाहिलियत के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए भेजा। इसी कड़ी में आज रीवा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान घोघर से जुलूस निकाला गया, जो शहर भर घूमते हुए लगभग 3 बजे तक वापस लौटा। त्यौहार के संबंध में हमने शहर काजी से बात की। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुल्क के तमाम वासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो त्यौहार है, ये एक आलमी त्यौहार मनाया जाता है। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी यौम पैदाइश के मौके पर पूरी दुनिया में लोग जश्न का माहौल और ईद की तरह इसको खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन से पहले जो रात होती है, उस रात में मस्जिदों में इबादतें होती हैं, लोग शब-ए-दारी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। सुबह फजर के वक्त सलातो सलाम होता है और सलाम के बाद फिर जुलूस की शक्ल में लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ लोगों को बांटते हैं और लोगों से खुशियों का इजहार करते हैं। हमारे रीवा में भी हर साल की तरह इस साल लोगों ने मस्जिदों में इबादतें की हैं। सुबह से फातिहा खानी का सिलसिला चल रहा है और घोघर से सुबह 10 बजे फातह होने के बाद जुलूस वहाँ से निकल चुका है और ये जुलूस ज़ोहर तक इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। चूँकि आज ही के दिन गणेश विसर्जन भी होना है, जो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, तो दोनों त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने इंतज़ाम ये किया है कि तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में ये जुलूस का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ख़ास तौर पर सभी मस्जिदों में जो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है और महफ़िलें सजाई जाती हैं, फातह ख़ानी होती है और साथ ही साथ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी दरगाह में दारुल उलूम फैज़ान इमाम शाह दाता में सुबह यानी फ़जर के बाद से लेकर के शाम मगरिब तक सरकार के मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत का वहाँ इंतज़ाम किया जाता है। इस साल भी इंतज़ाम किया गया है और सभी लोग वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हम सब ने भी दुआ की फातह खानी में कि परवरदिगार हमारे मुल्क को खूब तरक्की अता फरमा और इसका नाम पूरी दुनिया में खूब रोशन फरमा और इस मुल्क में रहने वाले सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। केवटी जलप्रपात में युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने मृतक की पत्नी के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। लाश मिलने के बाद जो कहानी सामने आई है, उसके अनुसार युवक प्रदीप केवट बीते 18 सितंबर को अपनी ससुराल दुलहरा के लिए निकला था। 22 सितंबर को प्रदीप केवट अपनी मां को फ़ोन पर बताया कि उसके ससुर शिवराज केवट, पुत्र रविराज केवट, पत्नी और सास द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। दूसरे दिन 23 सितंबर से उसका फ़ोन बंद हो गया। प्रदीप के परिजनों ने फ़ोन बंद होने के बाद उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला।
मृतक प्रदीप के परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि प्रदीप के साथ उसकी पत्नी, सास और ससुर ने मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद उसे क्योंटी जलप्रपात में फेंक दिया है। इस संबंध में परिजनों ने ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है और मीडिया के सामने भी ऐसा ही आरोप लगाया। मृतक युवक के परिजनों द्वारा प्रदीप के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। उनका तर्क है कि जिस स्थान पर प्रदीप को घसीटकर जलप्रपात में फेंका गया वहां खून के धब्बे और घसीटने के निशान बने हुए हैं। बहरहाल प्रदीप की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा। परिजनों ने बताया कि प्रदीप की मौत की खबर उसके ससुर और पत्नी को दी गई। पत्नी प्रयागराज में उपचार कराने गई थी, जो अब पति की मौत की खबर सुनकर ससुराल पहुंच गई है। ये कब गए थे ससुराल? 18 तारीख को घर से निकले हैं ससुराल। 18/9/2023 को। जी। ससुराल कहाँ थी? ससुराल दुल्हरा, पोस्ट दुल्हरा, थाना सिरमौर जी। तो ये कब पता चली? अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 25 वर्षीय युवक की कन्वेयर बेल्ट में फंस जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के पैकेजिंग प्लांट की बताई जा रही है, जहां कन्वेयर बेल्ट में श्रमिक रमेश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी भोलगढ़ की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मौत हो गई। मौके पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने किसी को कानो कान भनक तक नहीं होने दी और शव को कन्वेयर बेल्ट से निकालकर एम्बुलेंस से रीवा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्लांट परिसर में काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने देखा तो शव को ले जाने से मना कर दिया। तब जाकर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का प्रबंधन शव को अस्पताल नहीं ले जा पाया। इसमें कंपनी प्रबंधन एवं इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार रवि शर्मा की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिनके द्वारा परिजनों को सूचना तक नहीं दी गई। श्रमिकों के द्वारा ही परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर परिजन पहुंचे, उधर कंपनी प्रबंधन ने गेट पर ताला लगवा दिया। जब किसी तरह से ताला खुलवाया गया तब जाकर घटनास्थल पर परिजन पहुंचे। खबर लिखे जाने तक परिजन दोषियों पर कार्रवाई और 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि की मांग पर अड़े हुए थे। 8 बजे लगता है, मालूम हमको नहीं है। मैं चाय पी रहा था, बोले का आदमी खत्म हो गया। हेलो, उसके बाद बोले कि चलो देखते हैं, 2 होटल लोग दौड़ते हैं, खत्म हो गया। कैसे घटना घटी ये नहीं मालूम है आपको? हमको नहीं मालूम। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा था? ये विपिन पाड़े बताए। विपिन पाड़े को बुलावा। आपका क्या नाम भैया? मेरा ज्ञानू यादव नाम, मेरे चाचा का लड़का है वो। कैसे घटना घटी है ये? घटना ऐसे घटी, बेल्ट चल रहा था, सीमेंट उसमें चल रही थी। जो टाली जो आगे पीछे करने वाली, वहाँ पे 4 आदमी काम कम से कम। कंपनी वहाँ एक आदमी रखती है, ठेकेदार ने 1 आदमी रखता है। यहाँ कंपनी बड़ी सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी करती है, बहुत सेफ्टी करती है। कहाँ सेफ्टी है? आदमी रोज मर रहा है, जिसका प्रेजेंट मर जाता है उसको क्या बीतेगा बताइए? आश्वासन देने के लिए सब आ रहे हैं, ये करना है वो करना है। ये घटना कैसे घटी है, ये पूरी घटना क्रम और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर रवि शर्मा। अभी क्या माहौल है यहाँ का? अभी वो बेल्ट में फंसा हुआ, सब आदमी लगे हुए यहाँ पे, सब उसके परिजन आए हुए हैं कंपनी के प्रति। शहर में एक बार फिर चैन स्नैचिंग की घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। हाल ही में रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 5 चैन स्नैचिंग की घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ताज़ा घटना 27 दिसंबर की रात 8:30 के लगभग की बताई जा रही है, जिसमें सरिता सिंह, जो कि मऊगंज की रहने वाली हैं और रीवा में किराए के मकान में रहती हैं, उनके साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। सरिता ने बताया कि वो किराने का सामान लेने के लिए बाजार गई। मॉडल स्कूल के सामने बाइक सवार ने उनके गले से चैन छीन लिया और धक्का दे दिया, जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की तफ्तीश शुरू की। संभव है मॉडल स्कूल के सामने कोई सीसीटीवी कैमरा न रहा हो, इसलिए पंचवटी पेट्रोल के सामने एक मोबाइल की दुकान पर जाकर आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। मामले को लेकर हमने सरिता सिंह से चर्चा की। मऊगंज से हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं रेंट पे। क्या घटना क्या हुई, कितने बजे? हम लोग बाइक से गए थे सामान लेने, कुछ लौट रहे थे तो कोई 2 लोग आए और चैन खींच के चले गए। हमको पुश कर दिए तो हम गिर गए। कितने की चैन रही होगी, क्या कहते हैं? चोटें भी आई हैं? चैन ऐसे 15-20 ग्राम की रही होगी। चोटें भी आई हैं? जी, चोट आई है। आरोपी कितनी संख्या में थे? मोटरसाइकिल 2 लोग थे। किस तरफ भागे वो लोग? ये इसी तरह भागे हैं। घटना कहाँ पे हुई? घटना मॉडल स्कूल है, उसी के सामने हुआ है अभी। कितना बजा रहा होगा? 8:30 के लगभग था, 8:30-8:30। क्या सामान लेने निकले थे? वो किराने का सामान कुछ था भैया। पहचान हुई अभी? अभी तो नहीं पहचान हुई। हाँ, गाड़ी दिखी है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष 29 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहे हैं। इस प्रतिपदा तिथि कल दोपहर 3 बजकर
इसकी प्रतिपदा तिथि कल दोपहर 3:26 से लेकर 30 सितंबर यानी परसों दोपहर 12:21 तक चलेगी। श्राद्ध कर्म करने वाले सदस्यों को इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। क्या है श्राद्ध पर्व और क्या है इसकी विधियां, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। श्री आराम दर्शकों, पितृपक्ष की शुरुआत जो है 29 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 29 सितंबर से पितृपक्ष की पूर्णमासी के दिन से जो है शुरुआत हो रही है और ये अमावस्या तक 14 तारीख तक जो है पितृपक्ष रहेंगे। ये पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। 16 दिन जो है अमुक अमुक तिथि जो है उसमें जो है पूजन पाठ भंडारा श्राद्ध आदि किया जाता है। ये माना जाता है जैसे अपन नवरात्रि को मनाते हैं, इसी तरह जो है नवरात्रि जो है देवताओं का पर्व है और जो पितर हैं, ये जो पितृपक्ष है ये पितरों का दिन है। तो 16 दिन के लिए जो है पितरों के द्वार खुल जाते हैं और पितर जो है अपने अपने घर में अपने अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और किसी न किसी रूप पे जो है वो विराजमान रहते हैं। निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और दान दक्षिणा करनी चाहिए और साथ में जो है आप जो है श्रीमद् भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण आदि का भी पाठ करना चाहिए। और जिस जिस तिथि को जिसकी श्राद्ध पड़ती है, जैसे कि जिस दिन जो है जातक को मुखाग्नि दी जाती है, उसको अग्नि दी जाती है, वही तिथि जो है मानी जाती है। कई लोग मारण की तिथि को मानते हैं, तो मारण की तिथि को नहीं माना जाता है। जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस तिथि को माना जाता है। वो तिथि जो है जब जो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी की भी पड़ती है, तो जो है उस तिथि में जो है श्राद्ध आदि किया जाता है। श्राद्ध में तर्पण आदि पिंडदान वगैरह किया जाता है, साथ में ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है और श्राद्ध को पितरों को खुश करने के लिए दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य होता है। जैसे कि जिनकी पूर्णमासी तिथि पड़ रही है तो 29 तारीख को उनकी श्राद्ध होगी, साथ में जिनकी द्वितीया पड़ रही है उनकी 1 तारीख को श्राद्ध होगी। इस तरह करके विभिन्न प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, जिस तरह से ये तिथियां पड़ेंगी, ये अश्विनी मास की जो तिथियां पड़ेंगी, इन तिथियों में अमुक अमुक तिथियों में जो है श्राद्ध तर्पण आदि को करना चाहिए और जल देना चाहिए। और अगर आपको जो है आप अगर गया जी हो आए हैं तो आपको तिलांजलि वगैरह नहीं देनी पड़ती, तर्पण आदि नहीं करना पड़ता है, जल नहीं देना पड़ता है। लेकिन अमुक तिथि पे जो है श्राद्ध करना आवश्यक होता है। ये हमेशा ही श्राद्ध आपको करना पड़ता है। और जो लोग गया जी नहीं गए हैं तो उनको जो है रोज जो है जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, तिल दान, जौ दान, अक्षत दान और साथ में जो है ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन आदि दान पुण्य सीधा आदि का को देना चाहिए, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है जब गया जी आप अगर हो आते हैं तो बहुत सी जो तर्पण आदि की विधि है वो नहीं की जाती हैं, सिर्फ जो है श्राद्ध की जाती है। लेकिन अगर आप गया जी नहीं गए हैं तो फिर जो है इसका कर्मकांड है और ये कर्मकांड को करना पड़ता है, तिलांजलि वगैरह देना पड़ता है। और साथ में जो है जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग तर्पण नहीं दे सकते, जल नहीं दे सकते, तिलांजलि वगैरह नहीं दे सकते, तो वो अगर गायत्री मंत्र को पढ़कर और सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़कर सूर्य को भी अगर अर्घ देते हैं और पितरों को भावनाओं से मानते हैं, तो वो भी जो है पितर जो है पितर उनसे भी जो है पितर तृप्त हो जाते हैं। इस तरह जो है अब हमको जो है पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, तो पितृपक्ष में जो है दान पुण्य आदि करना चाहिए, सात्विकता से रहना चाहिए, वाइन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, बाहर होटल आदि में या बाहर कहीं जो है भोज नहीं करना चाहिए, भोजन में नहीं करना चाहिए। घर में ही जो भी कुछ आप बनाएं उसी का जो है सेवन करना चाहिए। और साधारण लहसुन बिना प्याज के, प्याज लहसुन का जो है भोजन बनाना चाहिए और वही जो है ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और साथ में ये कौन कौन कर सकता है, तो ये जो है बड़ा पुत्र जो है, या तो बड़ा पुत्र जो है तर्पण आदि करता है, तिलांजलि आदि देता है, और या जो है सबसे छोटा पुत्र जो है वो तिलांजलि या श्राद्ध आदि को करता है। तो इन दोनों के लिए जो है शास्त्र में मान्यता बताई गई है। लेकिन भावनात्मक रूप से अगर आप करना चाहते हैं तो परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जो है इसमें जो है पितर का तर्पण आदि कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, अपने पितरों को आवाहन कर सकता है, उनके फोटो, उनके चित्र पर माल्यार्पण करना चाहिए। खासकर जो है नई चंदन की माला वगैरह पहनानी चाहिए, चंदन आदि का लेप करना चाहिए। और आंगन में जो है गौ चबूतरा बनाना चाहिए, गोबर से चबूतरा बनाकर उसमें अक्षत पुष्प को डालकर जो है उनको विराजमान करना चाहिए। तो पितृपक्ष में इस तरीके से आप करें तो निश्चित रूप से जो जिनके आप पितृदोष आदि हो जाता है, काल सर्प दोष आदि हो जाता है, साथ में
ग्रहण दोष आदि जो है पत्रिकाओं में आ जाता है। तो जो लोग पितरों में जो है पितृ संतृप्ति नहीं करते हैं तो उनकी पत्रिकाओं में ग्रहण दोष है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, इस तरह की दोष आते हैं जो उनको जिंदगी भर परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए जो है पितृपक्ष को नियतिपूर्वक जो है मनाना चाहिए। ये रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 999932084339। आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के फसल बिक्री व पंजीयन न हो पाने के संबंध में आज कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर रीवा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पटवारी द्वारा गिरदारी न जमा करने के कारण किसानों की धान की बिक्री व पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग भी जिम्मेदार है, जबकि सभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वेतन समय पर मिल रहा है, लेकिन किसानों के द्वारा दिए गए कर से मिलने वाले वेतन के बावजूद अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए जिनकी वजह से गरीब किसान परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में आज 28 सितंबर को एक ज्ञापन पत्र कलेक्टर रीवा के नाम सौंपा गया। नहीं हो पा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में ये लोग बता रहे हैं, और जो गलती जो है वो शिवराज सिंह चौहान और जो राजस्व के जो मुखिया हैं, मैं यहाँ पर जो है आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जो है कि लगातार फ़ोन कर रहे हैं। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाकी पार्टी के मुखिया जो हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के जो लोग हैं, उनके भी तो लोग किसान हैं, पर ये लगातार फ़ोन अगर हमको करके रात में हमारे घर में अगर अचानक से 200-300 लोग पहुँच जा रहे हैं तो इनके घर में कैसे नहीं पहुँच पा रहे हैं, कैसे, उस बात को लेकर हम लोग अब मजबूर हैं इस बात के लिए कि छुट्टी का दिन है तब भी हम यहाँ पर आए हैं, और इस बात के लिए हम कहने आए हैं कि ये जो पंजीयन जो बंद हुआ है, इनका कारण है कि पटवारी जो है वो छुट्टी पे हैं और उनको चिन्हित करना होता है कि कौन आदमी कितनी धान बोया, कितना खेती किया हुआ है। गोविंदगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब के 3 अड्डों पर छापामार कार्रवाई कर लगभग 2 क्विंटल लहान नष्ट कर कई लीटर शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, DSP मुख्यालय हिमालय पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा स्टाफ सहित मुखबिर की सूचना पर बांसा देविन टोला में अवैध कच्ची शराब के अड्डों पर दबिश दी गई। आरोपी सुदामा कोल उर्फ बंदर पिता मथुरा कोल उम्र 40 वर्ष, आशीष कोल उर्फ बोग्गा पिता राजेश कोल उम्र 30 वर्ष, पंकज कोल उर्फ मधु पिता रामसिया कोल उम्र 30 वर्ष, तीनों निवासी बांसा देविन टोला गोविंदगढ़ थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा के पास से अवैध कच्ची शराब 3 अलग अलग मामलों में जब्त की गई, जिसमें अपराध क्रमांक 327/23, 328/23, 329/23, धारा 34A के थाना गोविंदगढ़ रीवा में कायम किया गया है। आरोपियों से कुल 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई एवं लगभग 2 क्विंटल लहान नष्ट किया गया है। इस कार्रवाई में सराहनीय भूमिका थाना गोविंदगढ़ प्रभारी शिवा अग्रवाल, उप निरीक्षक DJ सिंह, सह उप निरीक्षक संतोषी सिंह, प्रधान आरक्षक महेंद्र द्विवेदी, आरक्षक राहुल पांडे, सैनिक सुधाकर मिश्र की रही। ये रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ,
छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल उर्फ चोटीवाला ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि एक शिक्षक द्वारा बंदूक के दम पर लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। विश्वनाथ पटेल ने बताया कि अनिल सिंह भदौरिया एक साधारण शिक्षक है, लेकिन अचानक से उनके पास चल और अचल संपत्ति बढ़ गई है। एक शिक्षक के पास इतनी अकूत संपत्ति आखिर कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए, वरना धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या आरोप है विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। बार शासन, जिला प्रशासन बार बार अतिक्रमण हटाता है, वो बार बार उसमें अवैध अतिक्रमण करता है। अभी 2-3 दिन पहले 26/9 को भी अंतिम बार जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वो भी आधा अधूरा ही हटाया गया है। और ये जमीन एक पूर्व सैनिक रमेश पटेल और एक राकेश सिंह की, ये क्रयशुदा जमीन है, इसका बाकायदा डाइवर्सन है, नक्शा तरमीम है, लेकिन बार बार अनिल सिंह भदौरिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि वो ज़मीन वास्तव में उसके नाम भी थी। तो वो 52 डिसमिल ज़मीन टोल प्लाजा के पश्चिम तरफ उसकी सुरक्षित है, और हमारी शेष बची हुई ज़मीन पूरब की तरफ थी, जिसमें हम लोग बाकायदा अमल दखल कर रहे थे। तो इन लोगों ने जबरन उसमें अवैध अतिक्रमण किया। शासन प्रशासन से हमने जब शिकायत की तो ये तीसरी बार अतिक्रमण हटाया गया, और फिर से वो इसी अवैध अतिक्रमण करने में लगा हुआ है। इस बार कह रहा है कि हम गोली के दम पर इस बार अतिक्रमण करेंगे, जो आपको करना है करिए, जहां शिकायत करना है करिए। तो मेरा ये कहना है कि एक साधारण सा सीयूआई पदाधिकारियों द्वारा लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लाडली बहना योजना के नाम पर सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इससे युवाओं में हताशा का भाव उत्पन्न हुआ है। इन पैसों का उपयोग किसी अच्छी नीति में करते तो शायद युवाओं की स्थिति अच्छी होती। क्या कहना है सीयूआई पदाधिकारियों का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। अब मैं आऊँगा अपने मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। जिस प्रकार से अभी कल हमने पुतला दहन भी किया था, आप सभी को जानकारी होगी, और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में हर चीज़ की बात करती, ये रोजगार को लेकर के कोई नेता आगे क्यों नहीं आ रहा है। रोजगार के अवसर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में इस कदर घटे हैं कि हर दिन एक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। बड़ी बड़ी नीतियां, बड़े बड़े योजनाएं सरकार ला रही। एक उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा, जैसा कि अभी आ रहा है लाडली बहन योजना। मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इस 1000 की जरूरत किसी जनता को है? आप जितना पैसा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कर्जा लेकर आज इस मुफ्त की योजनाओं के नाम पे लोगों के बीच में बांट रही है, यदि उस पैसे से कोई बाहरी निवेश या कोई इंडस्ट्री अगर स्थापित करती मध्य प्रदेश की सरकार, तो मुझे लगता है कई युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिलता। और जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गवर्नमेंट की किसी भी योजनाओं की जरूरत होगी। अगर हम युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हम अपना स्वास्थ्य, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहां कोई रोजगार नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको रीवा में लाएंगे। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक जी बड़ी बड़ी योजनाएं बताते हैं, बड़ा बड़ा विकास बताते हैं और उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है।
ये युवा NSUI उनसे पूछता है कि अगर रोजगार के अवसर इतने ही हमारे युवा में हैं तो आप सर्वे करके देखिए कि हमारे यहाँ के 70 से अधिक प्रतिशत लोग बाहर पलायन क्यों कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जाने के दौरान हम दीन का झंडा गाड़ेंगे जैसी कव्वाली को सुनने के बाद पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया और चालान काटने की बात करने लगे। तभी मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। इस बात की सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दी गई। रीवा शहर में ईद मिलादुन्नबी जश्न के दौरान कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें कव्वाली में गाए जा रहे कुछ बोल को सुनकर गलतफहमी हो गई और पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ शहर काजी ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि कव्वाली करबला और इस्लाम के दुश्मन यजीद के लिए गाई गई है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने ऐसी कव्वाली से बचने की सलाह देते हुए मुस्लिम समुदाय को वापस कर दिया। वहीं शहर काजी ने बताया कि इस कव्वाली के 2 अर्थ निकलते हैं, जिसे पुलिस प्रशासन सहित दूसरी कौम भी समझ नहीं पा रही थी। इसी कारण पुलिस ने गाड़ी को रोककर कव्वाली बंद करने और गाड़ी का चालान करने की बात कही। बात को समझाने पर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने ऐसी कव्वाली से बचने की सलाह देते हुए मुस्लिम समुदाय को रवाना कर दिया। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। एक कव्वाली में कुछ अल्फाज थे जिस अल्फाज के 2 मीनिंग हैं। तो जो मीनिंग कव्वाल के कहने का मकसद है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बुज़ुर्गों से मोहब्बत नहीं रखते हैं या उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। वो उनके लिए, यानी इस्लाम के एक दूसरे पार्ट जो फ़िरके उनके लिए, वो किसी मज़हब की, किसी दूसरे मज़हब की बुराई या किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए कोई ऐसा इंटेंशन उसका नहीं था। तो वो एसपी साहब के सामने सब लोग बैठ करके हम लोगों ने उसे क्लियर कर दिया है और कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात थी और गाड़ियाँ भी छोड़ दी गई हैं। उस कव्वाली का एक मीनिंग ये लगता है कि जो है ऐसे कुछ अल्फाज मिलते जुलते हैं, उसका मीनिंग जो है वो किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए कतई नहीं है, उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ये कह सकते हैं उसी करबला के लिए जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, जो यजीदी थे वो भी इस्लाम के फॉलोवर थे, उन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया और उनको शहीद किया। तो ये इंटेंशन उसका है कि इस्लाम के जो दूसरे गिरोह उनके लिए कहा गया है। एसपी साहब ने ये कह दिया है कि दोबारा ऐसी कोई बात जो जिसमें डबल मीनिंग हो उससे बचा जाए, उससे न लगाया जाए कि दूसरे लोगों को गलत मैसेज जाए या उनको तकलीफ़ हो। तो उसको अगली बार से इंशाल्लाह उसको ख्याल रखा जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं चलेगी उसमें कव्वाली में। मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पर आज के इस मुबारक दिन में, जबकि इस्लाम के पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए, ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर और मुसलमान खुद भी इतने ज़िम्मेदार हैं कि वो एक भाईचारा, इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन पसंद इस्लाम के मानने वाले हैं। उनको चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए या अपनी बातों के ज़रिए या कव्वाली के ज़रिए कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कव्वाली वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ न करें जिससे किसी के भी दिल को तक। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए।